गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए 11 तक आपको लेसन करवा दिए थे। 12 और 13 का लेसन है, तो उसमें थोड़ा सा आपको समझाने वाली चीज़ ज़्यादा है, वो क्लास में करवाया जाएगा। आज हम 14 का लेसन शुरू करते हैं। 14 का लेसन है आर्थिक अवधारणा और नियोजन। ये 14 के लेसन में से 3 प्रश्न आते हैं और तीनों ही प्रश्न एक एक नंबर के, 1+1+1, यानी 14 के लेसन में सिर्फ आपको क्या याद करना, परिभाषाएं याद करनी है। बहुत ही आसान है ये, बहुत ही इजी लेसन है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ परिभाषाएं याद करनी है। देखिए सबसे पहली परिभाषा है राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम बाजार मूल्य को ही क्या कहते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई भी देश है उसमें एक साल में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनका जो बाजार मूल्य है, अंतिम बाजार मूल्य है, उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1868 में हुई। कब हुई? 1868 में, आज़ादी से भी पहले। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब की गई? 1868 में। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। फिर किसी भी व्यक्ति या परिवार के कल्याण को देखने के लिए सबसे उपयोगी कारक क्या है? उसकी आय है। किसी परिवार की आय ज़्यादा होगी तो उस परिवार का जीवन स्तर है वो क्या होगा? उच्च होगा। किसी परिवार की जो वार्षिक आय है या आय है वो कम होगी तो उस परिवार का जो जीवन स्तर है वो क्या होगा? निम्न होगा। उसी प्रकार किसी देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगी तो उस देश का जीवन स्तर उच्च होगा, जबकि राष्ट्रीय आय कम होगी तो उस देश का जीवन स्तर निम्न होगा। देखिए प्रति व्यक्ति आय, अगला है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय भी बोल देते हैं इसको। औसत आय का एक सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। यदि प्रति व्यक्ति आय की आपको परिभाषा पूछी जाती है तो आप लिख देंगे कि राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का यह सूत्र आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। फिर मानव विकास रिपोर्ट की गणना करने वाली भारत में 2 संस्थाएं हैं, विश्व में। एक विश्व बैंक, दूसरा यूएनडीपी। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 संस्थाएं हैं जो किसकी गणना करती हैं? मानव विकास रिपोर्ट की गणना करती हैं। फिर देखिए इन दोनों की गणना में से सबसे अच्छी गणना किसकी रहती है? ध्यान से देखना, विश्व बैंक। विश्व बैंक द्वारा गणना, तो मानव विकास की गणना विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है, जो कि जिसमें भारत का जो अग्रणी राज्य है वो कौन सा राज्य है? पंजाब। यानी विश्व बैंक कहता है कि भारत में सबसे अच्छा मानव विकास है, यस, भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वो किस राज्य की है? पंजाब राज्य की है। दूसरा यूएनडीपी गणना करता है, वो कैसे करता है? यूएनडीपी गणना करता है, मानव विकास की जो गणना है वो 2 आधारों पे करता है। एक प्रति व्यक्ति आय, यानी वो प्रति व्यक्ति आय देखता है, शैक्षणिक योग्यता देखता है और स्वास्थ्य स्तर भी देखता है। इन सब के आधार पर वो यूएनडीपी क्या करता है? मानव विकास की गणना करता है। देखिए दोनों को ध्यान से समझिए, दोनों की तुलना कीजिए। विश्व बैंक तो सिर्फ क्या देख रहा था? प्रति व्यक्ति आय। ये क्या क्या देखता है? प्रति व्यक्ति आय, यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी वो, साथ में शैक्षणिक योग्यता यानी पढ़ा लिखा जाता है वो, तीसरी बात स्वास्थ्य स्तर, यानी जिस राज्य में लोगों का जीवन स्तर या स्वास्थ्य स्तर क्या है? उच्च है, यानी बीमार लोगों की संख्या क्या है? कम है। इस आधार पे करता है। तो इस हिसाब से यूएनडीपी की गणना को क्या माना जाता है? बेहतर माना जाता है। किसकी तुलना में? विश्व बैंक की तुलना में। तो यूएनडीपी के आधार पर सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? केरल है। केरल सबसे साक्षर राज्य है। इन दोनों में से यूएनडीपी की गणना को क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अब आगे देखिए, अगला टॉपिक है सतत विकास या धारणीयता आर्थिक विकास। इसकी सीधी परिभाषा पूछी जाती है, प्रश्न घूमेगा नहीं, यहाँ से सीधा पूछा जाएगा सतत विकास या धारणीयता विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए पीढ़ी दर पीढ़ी की आवश्यकताओं पर जोर देते हुए भावी पीढ़ियों के लिए चिंतित होकर के विकास करना ही क्या कहलाता है? धारणीयता आर्थिक विकास कहलाता है। जैसे पेट्रोल है, पानी है, बिजली है, ये सारे खत्म होने वाली चीज़ें हैं। वन है, खनिजों का बचाव है। तो आने वाली पीढ़ियों का जो ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए या उनके लिए चिंतित होते हुए जो विकास किया जाता है उसे कहते हैं धारणीयता या सतत विकास। जैसे पेट्रोल है, ख़त्म होने वाला है, आने वाली पीढ़ियां पेट्रोल देख ही नहीं पाएंगी,
तो उसको आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके पेट्रोल का कम उपयोग करना, कम उपयोग करके विकास करना। कौन सा विकास कहलाता है? सतत विकास कहलाता है या धारणीय आर्थिक विकास कहलाता है। फिर देखिए जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसे कहते हैं? तो तीनों क्षेत्रकों के योग को ही क्या कहते हैं? जीडीपी। तीनों क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्रक हैं? मुख्य रूप से तो 5 क्षेत्रक होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में आपके लेवल के 3 ही क्षेत्रक हैं, तो 3 ही आपको याद करने हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से सीधी प्राप्त होती हैं या प्रकृति की सहायता से प्राप्त होती हैं, उन्हें कौन सा क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक। जैसे कृषि है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, उद्योग है, मत्स्य पालन उद्योग है, खनिज है, वन है, ये सारे कौन किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। द्वितीय क्षेत्रक को उद्योग क्षेत्रक भी कहा जाता है, यानी द्वितीय क्षेत्रक में क्या आएंगे? सारी उद्योग आएंगे, सारे उद्योग आएंगे। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण किया था। जैसे कृषि से गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं से क्या बनाया जा रहा है? बिस्किट बनाया जा रहा है, तो वो बिस्किट तो किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्रक में आ गया, क्योंकि वो उद्योगों में बन रहा है। और कृषि किस में आ गई? प्राथमिक क्षेत्रक में। तो प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं तो किस में आती हैं? प्राथमिक क्षेत्रक में। जबकि उद्योगों से प्राप्त वस्तुएं किस में आती हैं? द्वितीय क्षेत्रक में। इसलिए द्वितीय क्षेत्रक को क्या कहते हैं? उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, भाई लकड़ियाँ हैं, सारी कहाँ से आ रही हैं? प्राथमिक क्षेत्रक से आ रही है। फिर उनसे क्या बनाया जा रहा है? फर्नीचर कहाँ बनाया जा रहा है? उद्योगों में, तो वो आ गया द्वितीय क्षेत्रक में। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इस क्षेत्रक में उपभोक्ता, परिवहन, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वकील, संचार सेवाएं आदि आते हैं। आगे देखिए, उदाहरण देखिए क्षेत्रकों के। प्राथमिक क्षेत्रक गेहूं, द्वितीय क्षेत्र गेहूं से क्या बनाया? बिस्किट। तृतीय क्षेत्र उसमें क्या कर लिया? उसका उपभोग, यानी उस बिस्किट को खा लिया। फिर प्राथमिक क्षेत्र का एक और उदाहरण शहद, शहद से क्या बना ली? उद्योगों में दवा, फिर उसका उपयोग कर लिया या उपभोग कर लिया। ठीक है। फिर गन्ना, गन्ने से उद्योग में क्या बनाएगी? चीनी, फिर उसका क्या हो गया? उपभोग। आगे है वित्त वर्ष। ये 10वीं बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि एक वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का समय है, उसे क्या कहते हैं? एक वित्त वर्ष कहते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी के बाद फिंडले सिरोज, वी.के. व आर.सी. देसाई ने अनुमान लगाए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा श्री पी.सी. महाल नोबिस की अध्यक्षता में अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस समिति ने प्रथम 1951 में और अंतिम 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। राष्ट्रीय आय की गणना 1955 से लेकर के प्रति वर्ष अब तक कौन कर रहा है? सीएसओ की फुल फॉर्म है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कर रहा है। यहाँ तक आपको कर लेना है और परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है। इस पाठ से सिर्फ परिभाषाएं आएंगी। धन्यवाद।